Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to another session, another lecture of भारतीय न्याय संहिता. So पिछली क्लास में सेक्शन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था. सेक्शन नंबर 8 हमने डिस्कस करना शुरू किया था. उसके कुछ क्लॉजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. आज हम वहीं से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं. तो जो आज का हमारा पहला सेक्शन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन 8 का सब क्लॉज नंबर 3. ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली दो क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी ऑफेंडर के ऊपर, किसी अपराधी के ऊपर कोई अपराध करने के बाद, कोई ऑफेंस करने के बाद और उस ऑफेंस के लिए दोषी पाए जाने के बाद अगर उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जाता है, अगर उस व्यक्ति पे जुर्माना लगाया जाता है और वो पर्सन अगर जुर्माना पे नहीं करता है, ठीक है, वो पर्सन अगर फाइन नहीं पे करता है, जुर्माना नहीं पे करता है, तो ऐसे में उसको क्या हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है. मतलब जो ऑलरेडी जेल की सजा हुई है वो तो रहेगी, प्लस उसके एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे और उसको जेल की सजा देंगे जो वो फाइन नहीं पे कर रहा है उसके लिए. अब 8 का जो सब क्लॉज नंबर 3 है वो आपको इस बात का जवाब देता है कि ये जो फाइन का अमाउंट है और जो फाइन का अमाउंट ना पे करने पे आपको जो जेल की सजा दी जा रही है, तो ये जेल की सजा आपकी कितनी होगी, कितनी सजा हम यहां पे आपको दे सकते हैं. अब आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि किसी पे आपने 10,000 रुपए का फाइन लगाया और वो पर्सन अगर ये 10,000 रुपए का फाइन ना पे करे तो आप क्या उसको 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे. ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता. एक लिमिटेशन होगी, एक यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको दायरा फॉलो करना पड़ेगा कि फाइन ना देने पे कितनी जेल की सजा किसी पर्सन को दी जा सकती है. तो यही आपको 8 क्लॉज नंबर 3 में बताया गया है. यहां पे देखिए क्या लिखा है कि अगर कोई ऐसा अपराध आपने किया है, अगर आप किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं जिसकी सजा इंप्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, मतलब आपको जेल की सजा प्लस आपके ऊपर फाइन दोनों लगाया जाता है, और अगर आप यहां पे फाइन का नॉन पेमेंट करते हैं तो फाइन का नॉन पेमेंट करने पे जो जेल की सजा हम आपको देंगे वो मैक्सिमम ऑफेंस की क्या नहीं हो सकती, 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती है. जैसे इसका एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं. मान लो कि कोई पर्सन है भारतीय न्याय संहिता में जो चोरी के अपराध के लिए, थेफ्ट के ऑफेंस के लिए क्या पाया जाता है, लायबल पाया जाता है, दोषी पाया जाता है. तो जज साहब इससे कहते हैं कि भाई तुम्हें 1 साल जेल में काटना है प्लस तुम्हें 5,000 रुपए का यहां पे फाइन भरना पड़ेगा. ठीक है, 5,000 रुपए का तुम्हें यहां पे फाइन भरना पड़ेगा. एक उदाहरण, एक एग्जांपल ले रही हूं बस मैं आपको समझाने के लिए. अब ये चलो 1 साल जेल की सजा तो हम इसको कटवा लेंगे, लेकिन ये पर्सन अब ये 5,000 रुपए का अगर फाइन ना पे करे तो हम क्या करेंगे, हम इसको जेल भेजेंगे, एक्स्ट्रा जेल की सजा इसको दी जाएगी. तो ये जो जेल की सजा इसको यहां मिल रही है ये ना पे करने के लिए ये कैलकुलेट होगा 8 क्लॉज 3 के हिसाब से. यहां पे क्या बोला जाएगा कि जो भी अपराध आपने किया है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट देखो, मतलब थेफ्ट के ऑफेंस की आपको जाके क्या देखनी है, मैक्सिमम पनिशमेंट देखनी है. ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट मान लो उदाहरण के तौर पे थेफ्ट की आपको 3 साल की दी हुई है, तो 3 साल का निकाल लीजिए, क्या 3 साल का निकाल लीजिए यहां पे 1/4, और जो भी नंबर निकल के आएगा 3 साल का 1/4 निकालोगे, जो भी नंबर निकल के आएगा दैट इज द ईयर ऑफ पनिशमेंट, जितनी मैक्सिमम आप यहां पे दे सकते हैं उस व्यक्ति को 5,000 रुपए का फाइन ना पे करने पे. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट आपके पास आ जाएगी, तो उतनी मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कि आप दे सकते हो. मिनिमम जो है वो यहां पे कितनी भी हो सकती है. तो यहां पे मैंने एक और इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, एग्जांपल, कि मान लो आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी मैक्सिमम सजा भारतीय न्याय संहिता में 8 साल की यहां पे दी गई है. ठीक है, तो एक बार 8 साल से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 8 साल मैक्सिमम सजा दी है, मतलब इसका हम निकालेंगे क्या, 1/4. ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 2 साल निकल के आएगा. मतलब 2 साल इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, इज द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट जो आप किसी पर्सन को दे सकोगे अगर वो क्या नहीं करता है, फाइन का पेमेंट यहां पे नहीं करता है. ठीक है, इसके बाद आ जाइए 8 के सब क्लॉज नंबर 4 पे. अब देखो 8 का जो सब क्लॉज नंबर 4 है वो आपको ये बताता है कि द इंप्रिजनमेंट इम्पोज्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और फेलियर टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस
may be of the same type as the imprisonment prescribed for the offense। यहां पे अब इसको वापस से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ए है, ए ने कोई अपराध किया भारतीय न्याय संहिता में, इसके लिए इनसे कहा गया कि आपको जो है 5 साल जेल में सजा काटनी है, प्लस आपको 10,000 रुपए का यहां पे फाइन भी भरना पड़ेगा। 5 साल की जेल की सजा तो चलो अपन कटवा लेंगे, अब ये जो 10,000 रुपए का फाइन है इसे ए नहीं भर रहा है, इसे ए नहीं चुका रहा है। अब क्या होगा, अब ये 10,000 रुपए फाइन ना पे करने के लिए इसको भेजा जाएगा जेल। ठीक है, एक्स्ट्रा जेल का सेंटेंस इसके ऊपर लगेगा। कितना लगेगा एक्स्ट्रा जेल का सेंटेंस, वो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो भी अपराध है जो ए ने किया है, जिसके लिए उसको 5 साल की सजा हुई है, उस अपराध का जाके मैक्सिमम देख लो। मान लो उस अपराध की मैक्सिमम सजा है 20 साल। ठीक है, मान लो उस अपराध की मैक्सिमम सजा है 20 साल, तो 20 साल का हमने निकाला 1/4, तो कितना निकल के आया 5 साल। ठीक है, मतलब यहां पे 5 साल इज द मैक्सिमम जेल जो कि आप ए को दे सकते हैं फाइन ना पे करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहे हैं, तो चलो मान लो 10,000 का फाइन ना पे करने पर हमने ए से कहा कि अब आप एक्स्ट्रा 5 साल के लिए और जेल में जाइए। अब सवाल ये है कि हमने पढ़ा था, याद करिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब किसी पर्सन को जेल में भेजा जाता है तो यह भी बताया जाता है कि वो किस टाइप की सजा जेल के अंदर में काटेगा। क्या वो सिंपल इंप्रिजनमेंट काटेगा, क्या वो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट काटेगा, या फिर वो दोनों काटेगा। मैंने आपको बताया था कि ये बात जज को बतानी होती है। तो यहां पे ये जो ए को सजा काटनी है, ये वाली सजा या फिर ये वाली सजा कौन सी होगी, ये भी जज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन रिग्रेस इंप्रिजनमेंट काटेगा या फिर वो सिंपल इंप्रिजनमेंट काटेगा या फिर वो दोनों का मिक्स यहां पे काटेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 8 का सब क्लॉज नंबर 4 है कि जब आप किसी को जेल की सजा देंगे क्योंकि उसने फाइन नहीं पे करा, तो वो जेल की सजा किस टाइप की होने वाली है, क्या उसका नेचर रहेगा, ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 8 के सब क्लॉज नंबर 5 पे। अब सब क्लॉज नंबर 5 देखो, एक बात समझना कि ये वाला जो सब क्लॉज है आपका, ये उन अपराधों के बारे में, ये उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो बहुत ही छोटे मोटे नेचर के होते हैं, जो बहुत ही पेटी टाइप के ऑफेंसेस आप कह सकते हो होते हैं, जिनमें मतलब जेल की सजा नहीं होती है, जिनमें इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाता है, जिनमें कहा जाता है कि अगर आप अपराध करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर सिर्फ फाइन लगेगा या कम्युनिटी सर्विस लगेगी। तो इसी से समझ जाइए कि जो अपराध मतलब आपने किया होगा बहुत ही छोटे मोटे नेचर का अपराध होगा, बहुत ही सिंपल नेचर का अपराध होगा। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली आपको बताया गया है कि अगर कोई पर्सन एक ऐसा अपराध करता है भारतीय न्याय संहिता में जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन और कम्युनिटी सर्विस है, मतलब आपको वो अपराध करने पर जेल नहीं भेजा जाएगा, आपने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, कोई छोटे मोटे लेवल का अपराध आपने यहां पे किया है, तो ऐसे में अब जैसे एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ए ने यहां पे चोरी का अपराध किया, ए ने यहां पे थेफ्ट किया। अब ए ने जो थेफ्ट किया है वो एक ऐसे सामान का किया है जो कि 500-600 रुपए का है। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं चुराई है, ए ने बहुत ही छोटा मोटा सामान चुराया है जिसकी कीमत जो है वो 500-600 रुपए है बस यहां पे। अब सीधी सी बात है कि भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन 1,000 रुपए से कम का सामान चुराता है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको हम कम्युनिटी सर्विस की सजा देंगे, आपके ऊपर कम्युनिटी सर्विस इंपोज किया जाएगा। तो मान लो ए से यहां पे कहा जाता है कि भाई आपको जाके कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने में मदद करनी है, ये कम्युनिटी सर्विस की सजा ए के ऊपर लगाई जाती है, और ए क्या करता है, इस कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट को सर्व नहीं करता है, वो इसको फॉलो नहीं करता है। या मान लो हमने ए के ऊपर चोरी का जो है अपराध करने के लिए 1,000 रुपए का फाइन लगाया था, ए इस फाइन को पे नहीं करता है। ठीक है, अब क्या होगा, वही बात है कि फाइन अगर नहीं पे करोगे और कम्युनिटी सर्विस अगर नहीं सर्व करोगे तो जेल की सजा मिलेगी। अब यहां पे जो जेल की सजा आपको मिलेगी वो आपकी सिर्फ सिंपल इंप्रिजनमेंट रहेगी, ना कि रिगरस इंप्रिजनमेंट। यहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने 500-600 रुपए की चोरी की, उसके लिए तुमने मेरे ऊपर कम्युनिटी सर्विस लगाया और मैंने वो कम्युनिटी सर्विस नहीं किया तो तुमने मुझे उठा के रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी।
रिगरस इंप्रिजनमेंट का सिंपल सा पॉइंट होता है, रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलता ही सिर्फ तब है जब आपने कोई बहुत ही सीरियस अपराध किया होता है, जब आपने कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया होता है। हमने यहां नहीं किया है सीरियस ऑफेंस, तो आप अगर मुझे जेल भेज भी रहे हैं क्योंकि मैं फाइन नहीं पे कर रहा हूं या मैं कम्युनिटी सर्विस नहीं सर्व कर रहा हूं, तो ऐसे में जो मेरी जेल की सजा होगी वो सिर्फ सिंपल इंप्रिजनमेंट की हो सकती है, ना कि रिगरस इंप्रिजनमेंट। पहले तो ये बात आपको यहां पे बताई गई है। अच्छा, अब दूसरा यहां पे क्या किया गया है, दूसरा आपको यहां पे कुछ स्लैब्स बताए गए हैं। अब ये स्लैब का काम क्या है, देखो अभी हम पढ़ के हटे कि जब कोई पर्सन फाइन नहीं पे करता है तो उसको जेल की सजा मिलती है, और वो जेल की सजा कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये भी अभी हमने समझा। लेकिन वो तो उन अपराधों के बारे में आपको बताया जा रहा था ना, जहां पे सामने वाले पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा इंप्रिजनमेंट भी है और प्लस फाइन भी है। वो तो उन ऑफेंसेस में पनिशमेंट को कैलकुलेट करने का रूल था, लेकिन यहां पे क्या है, 8 सब क्लॉज 5 में हम तो उन अपराधों की बात कर रहे हैं ना जिसमें इंप्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट दिया ही नहीं है। हम तो उन अपराधों की बात कर रहे हैं जहां पे फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट बताया गया है। मतलब हम बहुत ही छोटे मोटे लेवल के अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो छोटे मोटे अपराधों में जब आप फाइन नहीं पे करते हैं या कम्युनिटी सर्विस नहीं सर्व करते हैं, तो ये जो सिंपल इंप्रिजनमेंट की सजा आपको दी जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट होगी, उसका अलग हिसाब किताब बताया है यहां पे सब क्लॉज नंबर 5 में। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा है कि अगर जो फाइन आपके ऊपर लगाया गया था अपराध करने के लिए वो 5,000 रुपए से कम का था, और ये फाइन अगर आपने पे नहीं किया तो जो मैक्सिमम हम आपको जेल की सजा दे सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, दूसरा यहां पे देखो, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है कि अगर जो फाइन आपके ऊपर लगाया गया है वो कितना है, वो यहां पे 5,000 से लेके 10,000 के बीच का है, और ये फाइन अगर आपने पे नहीं किया तो जो जेल की सजा आपकी होगी वो मैक्सिमम 4 महीने की हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। और तीसरा यहां पे क्या है कि इन एनी अदर केस, मतलब मान लो आपके ऊपर 15,000 का फाइन था, 20,000 का फाइन था, ठीक है, तो ऐसे में जो मैक्सिमम जेल की सजा हम आपको दे सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी 1 ईयर। मतलब किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, जो जेल की सजा है आपकी वो 1 साल से ज्यादा की हो ही नहीं सकती। वापस से रिपीट कर रही हूं कि जो 8 का सब क्लॉज नंबर 5 है ये छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेस के बारे में आपको बता रहा है, जहां पे आपने जो अपराध किया है उसमें या तो फाइन या कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाती है, जेल की सजा का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे अपराधों को अगर आप करते हैं, दोषी पाए जाते हैं, और वहां पे आप अगर फाइन या कम्युनिटी सर्विस नहीं करते हैं तो कितनी जेल की सजा आपको मिलेगी, ये कैलकुलेट करने का हिसाब किताब आपको 8 के सब क्लॉज नंबर 5 में बताया गया है। अब आ जाइए 8 के सब क्लॉज नंबर 6 पे। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता है। ठीक है, यहां पे बताया गया है, इसको अगेन एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं। मान लेते हैं कि देयर इज अ पर्सन ए, इसके ऊपर हमने लगाया था 10,000 रुपए का फाइन, और ये क्या करता है, ये उस 10,000 रुपए के फाइन को पे नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, फाइन नहीं पे करेगा तो हम इसको भेजेंगे जेल में। अब हुआ क्या कि हमने इसको डाल दिया जेल के अंदर में। अब क्या था, ये बेचारा फाइन इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, 10,000 रुपए उसके पास था ही नहीं, अरेंज ही नहीं कर पाया, तो हमने उसको उठा के जेल में डाल दिया कि ठीक है फाइन नहीं पे करोगे तो जेल में जाओ। अब होता क्या है कि यहां पे ए जो है आपका, इसको जो ये 10,000 रुपए का फाइन ना पे करने पे जो जेल की सजा दी गई है, मान लो वो है 4 महीने की। ठीक है, 4 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट इसको यहां पे दिया गया है कि ये फाइन नहीं दिया, अब आप 4 महीने के लिए जेल में जाइए। अब बेचारा ए जेल में चला जाता है, पैसे तो थे नहीं इसके पास। अब होता क्या है कि ये 1 महीना अपनी जेल की सजा काट लेता है, 4 महीने में से 1 महीना इसने जेल की सजा काट ली। अब कहीं से इसके पास थोड़े से पैसे आ गए, इसने कहीं दोस्तों से उधार लेके, ठीक है, इसने कहीं जो है अपने दोस्तों से बोरो वगैरह करके क्या किया, पैसों का जो उधार है वो ले लिया। अब लेकिन बेचारे के पास फिर भी 7,500 रुपए ही यहां पे इकट्ठा हो पाए। अभी भी वो पूरे 10,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाया, अभी भी उसके पास क्या हुआ है, यहां पे 7,500 रुपए ही इकट्ठा हो पाए। अब यहां पे देखो 8 क्लॉज 6 क्या कहता है
8 क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर आप यहां पे डिवाइड करो कि उसको 10,000 रुपए का फाइन हमने ए के ऊपर लगाया था, वो फाइन ना पे करने पे उसको 4 महीने की जेल की सजा दी गई है, मतलब हर महीने का जो उसका फाइन है वो कितना निकल के आ रहा है, 2,500 के करीब। एक महीने की जेल की सजा इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 2,500 रुपीज यहां पे। अब यहां पे अगर ए क्या करता है, एक महीने की जेल की सजा काट लेता है और उसके बाद वो 7,500 रुपए दे देता है, तो बात तो वही पड़ गई ना भाई, एक महीने की जेल की सजा काटने का मतलब 2,500 रुपए वो दे चुका है, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। और 7,500 रुपए वो दे ही रहा है, तो 7,500 प्लस 2,500 कितना हुआ, 10,000 हो गया। मतलब लॉ ऐसा मान लेगा कि ए का जो फाइन था 10,000 रुपए का, वो वसूल किया जा चुका है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ। हमने एक दूसरे को जो है यहाँ पे पनिशमेंट और जो फाइन का अमाउंट है उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बैलेंस आउट कर लिया। अब देखो इसी को हम वापस से और दूसरी तरीके से देखते हैं। अब मान लो कि ए के पास सिर्फ 5,000 रुपए ही यहां पे इकट्ठा हो पाए, ए के पास सिर्फ 5,000 रुपए ही यहां पे इकट्ठा हो पाए और ए ने क्या करा, 2 महीने जेल की सजा भी काट ली, ठीक है। तो 2 महीने की जेल की सजा काटेगा ए और उसके बाद 5,000 रुपए का फाइन पे कर देगा। तो भी क्या हुआ, तो भी जो 10,000 रुपए का फाइन है ए का, वो पूरी तरीके से सेटल हो गया है, क्योंकि 2 महीने की जेल की सजा की कीमत क्या हुई, ये हुई कीमत 5,000 रुपए। 2,500 रुपए अगर पर मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करें और 5,000 रुपए क्या है, उतना वो फाइन दे ही रहा है, तो अल्टीमेटली 10,000 रुपए वसूल हो गए। तो भी क्या होगा, ए को हम यहां पे रिलीज कर देंगे। सिमिलरली अगर ए यहां पे 3 महीना जेल की सजा काट ले और बाद में 2,500 रुपए का फाइन पे कर दे, तो भी क्या हुआ, तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि उसका 10,000 रुपए का फाइन यहां पे पे ऑफ हो चुका है। तो सेक्शन 8 का जो क्लॉज नंबर 6 है वो ये बताता है कि देखो, हो सकता है कि जब आपने किसी पर्सन के ऊपर फाइन लगाया, उसके पास फाइन देने के पैसे ही नहीं थे, तो आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन बाद में अगर वो अपने फाइन का कुछ हिस्सा क्या कर देता है, पे कर देता है। जैसे तुमने 10,000 का फाइन लगाया, अब ए के पास पूरे 10,000 तो थे नहीं, तो उसने 7,500 रुपए तुमको दे दिए, मतलब फाइन का कुछ हिस्सा वो पे कर चुका है ना, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है 2,500 का, उसके बराबर की वो जेल की सजा यहां पे काट चुका है। तो ऐसे में दोनों को यहां पे सेट ऑफ करके आप क्या करोगे, उस ए को जाने दोगे, उस प्रिजनर को आप यहां पे रिलीज कर दोगे। तो बेसिकली आप कैलकुलेट कर लेना कि कितनी फाइन की सजा यहां पे है, कितना समय उसको जेल में बिताना है, उसके हिसाब से वो सेटल होके क्या हो जाएगा, ए को यहां पे रिलीज कर दिया जाएगा। यहां पे जो एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल आपको बेयर एक्ट के अंदर में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए, सेक्शन नंबर 8 तक क्लियर है सबको, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। Section number 8 is clear to everyone? ठीक है, सेक्शन नंबर 9 को हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 9 देखो, एक बहुत ही लॉजिकल चीज के बारे में आपको बताता है, एक बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है सेक्शन नंबर 9 में। इसको पहले एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूं। मान लेते हैं ए जो है वो यहां पे बी का मर्डर करना चाहता है, बी की डेथ कॉज करना चाहता है। किस तरीके से, बी को स्टैब करके, बी को चाकू से मार के। अब यहां पे जो आपका ए का एक्ट है, बी को स्टैब करने वाला, वो 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। 2 तरीके क्या हैं, देखो, पहला तरीका तो ये है कि ए जाके बी को एक बार स्टैब कर दे, एक बार चाकू से मार दे, तो भी बी मर जाएगा, तो भी जो है वो बी की डेथ हो जाएगी, तो भी ये मर्डर ही माना जाएगा, बात तो वही पढ़नी है। या चाहे ए बी को 50 बार चाकू से स्टैब कर दे, तो भी बात वही पढ़नी है, तो भी बी की डेथ ही होनी है, तो भी ये मर्डर ही माना जाएगा, तो भी ए को बी के मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना
कि अगर आप किसी आदमी को एक बार मार के उसकी डेथ कॉज करते हैं या आप 50 बार मार के उसकी डेथ कॉज करते हैं तो कोई पनिशमेंट बदल जाती है या अपराध में कोई अंतर आ जाता है? अपराध भी वही रहता है और पनिशमेंट भी आपकी वही रहती है। तो सेक्शन नंबर 9 देखो आपको यही बताता है कि जब एक पर्सन कोई अपराध करने के लिए जाएगा, हो सकता है वो उस अपराध को करते हुए क्या कर दे, और भी छोटे छोटे एक्ट्स कर दे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आदमी एक बार में जाके एक ही अपराध को करके आ जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने किसी पर्सन को गोली मारी, गोली मार के आपने उसकी हत्या की, अब तुम एक बार भी गोली मार के उसकी हत्या कर सकते हो और हो सकता है कि तुमने 3-4 बार उसको शूट करके उसकी हत्या कर दी यहां पे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार गोली चलाने वाले पर्सन को हम अलग तरीके से देखते हैं और 5-6 बार गोली चलाने वाले पर्सन को हम अलग तरीके से देखते हैं। बात तो सेम है यहां पे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप एक बार बी पर्सन को स्टैप करोगे, एक बार उसको चाकू से मार के उसकी डेथ कॉज करोगे तो थोड़ी कम पनिशमेंट आपको मिल जाएगी, और किसी पर्सन को तुम बार बार मल्टीपल टाइम्स अगर स्टैप करके उसकी डेथ कॉज करोगे तो तुम्हारी पनिशमेंट कोई ज्यादा बन जाएगी? नहीं। तो जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई ऑफेंस आपका किया जाता है, उसमें अगर कई सारे अंदर छोटे छोटे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उस बात से लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी को एक बार मार के उसकी जान लो, तुम किसी को 50 बार मार के उसकी जान लो, इट डज नॉट मैटर। यहां पे तुम अगर किसी की जान लेते हो, तुम अगर किसी पर्सन को, किसी का मर्डर करते हो, तुम एक बार उनको स्टैप करो, चाहे तुम उनके छोटे छोटे टुकड़े करके 50-100 पीसेस में बांट दो, डज नॉट मैटर। माना वो क्या जाएगा? माना वो मर्डर का अपराध ही जाएगा। तो सेक्शन नंबर 9 आपको यही क्लैरिफाई करता है कि जो अपराध किया जाता है, अपराध में अंदर ही अंदर क्या होते हैं, कभी कभार छोटे छोटे एक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि अरे 3 बार गोली चला दी, अरे 5 बार गोली चला दी, अरे 6 बार जो है उसने चाकू से उसको स्टैप कर दिया, 15 बार उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो चाहे एक बार हमला करो, चाहे 15 बार हमला करो, चाहे 25 बार हमला करो, कहलाएगा वो हमला ही, कहलाएगा वो मर्डर ही। वो छोटे छोटे हमले कर देने से कोई आपकी पनिशमेंट या आपकी जो सजा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नहीं बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे? अल्टीमेटली हमें बस ये देखना है कि अपराध कौन सा हुआ है, क्या एक्टस रिया आपने यहां पे पहुंचाया है, क्या कौन सा अपराध हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है, बस उसके हिसाब से आपकी पनिशमेंट को डिसाइड किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, बस आप सेक्शन नंबर 9 के अंदर में ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद यहां पे अगर हम आ जाते हैं सेक्शन 9 के सब क्लॉज नंबर 2 पे। अब सेक्शन नंबर 9 का सब क्लॉज नंबर 2 आपको यह बताता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभार आप कोई एक अपराध करो, कभी कभार आप कोई एक ऑफेंस यहां पे करो और वो एक अपराध मल्टीपल एक्ट्स के अंदर में फॉल कर जाए। जैसे इसका हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो यहां पे आपको दिया हुआ है। एक सेकेंड देना। अच्छा, इसका नहीं दिया है, चलो आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि देयर इज ए, ठीक है, ए नाम का एक पर्सन है यहां पे, और ए जो है वो क्या करता है, यहां पे बी पर्सन की डेथ कॉज करता है। ए जो है वो बी पर्सन की यहां पे डेथ कॉज करता है और ए जो है वो बी पर्सन को यहां पे मारने की उसको कोशिश करता है, उसकी डेथ यहां पे कॉज करता है। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या कि जब ए ने यहां पे बी के ऊपर गोली चलाई, ठीक है, ए ने यहां पे मान लो ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, शूट करके मारने की कोशिश कर रहा है, बी के ऊपर वो गोली चला के उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो ए ने यहां पे बी के ऊपर गोली चलाई, उसको यहां पे शूट किया, वहीं बी के पास में सी नाम का पर्सन भी खड़ा था। अब टोटल मान लो ए ने यहां पे 3 बार गोलियां चलाई, 3 बार उसने शूट किया, 2 गोलियां तो बी को लग गई, लेकिन एक गोली जो है वो यहां पे सी को जाके भी लग गई। अब हुआ क्या कि जो बी को 2 गोलियां लगी उससे तो बी की डेथ हो गई। तो बी की जहां डेथ हुई, ये अपराध कहां पे चला जाएगा, ये अपराध आपका मर्डर में चला जाएगा कि भाई बी की आपने जो डेथ कॉज की है दैट इज मर्डर। लेकिन जो सी को आपकी एक गोली लगी उससे क्या हुआ, सी मरा नहीं, उससे सी जो है सिर्फ बुरी तरीके से घायल हो गया था, राइट। तो ये मान लो आपका चला गया अटेम्प्ट टू मर्डर में, क्योंकि सी की अभी डेथ नहीं हुई है यहां पे।
अब बेसिकली इस पूरे ट्रांजैक्शन को अगर आप देखो तो ए ने यहां पे कोई मल्टीपल एक्ट्स तो नहीं किए हैं। ए तो एक ही एक्ट कर रहा है यहां पे, क्या, बी को गोली मारने का, बी को जान से मारने का। उसने 3 बार बी के ऊपर गोली चलाई, लेकिन बदकिस्मती से एक गोली जो है वो जाके पास खड़े सी नाम के पर्सन को भी लग गई। तो यहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभार एक्ट एक ही किया जाए, लेकिन वो भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग अपराधों में अलग अलग डेफिनेशंस में फॉल कर जाए। जैसे यहां पे एक ही एक्ट किया गया है बी को जान से मारने का, बी के ऊपर गोली चलाने का, लेकिन वही एक्ट आपको मर्डर की तरफ भी लेके जा रहा है और वही एक्ट आपका अटेम्प्ट टू मर्डर की तरफ भी आपको लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको सेक्शन 9 के सब क्लॉज नंबर 2 में बताई गई है कि कभी कभार कोई एक्ट आपका होगा वो 2 ऑफेंसेस के अंदर में भी क्या कर सकता है, फॉल कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 9 जो है, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन नंबर 9 आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक बेसिक जो रीडिंग है, ठीक है, एक जो बेसिक रीडिंग है आपकी वो आपको करनी है, एक बेसिक आइडिया आपको रखना है कि सेक्शन नंबर 9 में क्या दिया है, दैट इज ऑल। अदरवाइज एज सच यहां से प्रीलिम्स और मेंस के अंदर में सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। इसमें आपको बताया गया है कि व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिटरी कंफाइनमेंट। ठीक है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास। अब व्हाट इज एकांत कारावास, देखो पहले तो समझो कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट पिक्चर में आता कहां से है, क्या पर्पस है सॉलिटरी कंफाइनमेंट का। अगर भारत देश में कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी अपराध करता है, ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है जो नंबर 1 पहले तो बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा घिनौना लेवल का अपराध है, जैसे मर्डर, रेप, भारत देश के खिलाफ कुछ करना, ये सारे आपके सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर उस अपराध को करने का तरीका भी बहुत ज्यादा घिनौना होता है, समथिंग जैसे कि हमने निर्भया गैंगरेप केस में देखा था, अगर आपका अपराध करने का तरीका भी बहुत ज्यादा भयानक है, ग्रूसम टाइप का है कि बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी, बहुत ज्यादा इनह्यूमन तरीके से आपने अपराध को यहां पे किया है। अब ऐसे जो अपराधी होते हैं जब इनको सजा दी जाती है, मान लो किसी पर्सन ने इस तरीके से कोई अपराध किया है भारतीय न्याय संहिता में, उसको गिल्टी पाया गया, उसको दोषी पाया गया और उसके बाद उसको जेल में भेज दिया गया, उसको सजा दे दी गई। ठीक है, मान लो उसको सजा सुनाई गई है 20 साल की अपराध करने की। अब ये जो वो टोटल 20 साल जेल में रहने वाला है, हम अगर चाहें तो इन 20 सालों में से कुछ समय उसको कहेंगे कि तुम्हें सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बिताना पड़ेगा। सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब देयर इज अ रूम, एक जेल के अंदर के जेल के प्रीमाइसेस में ही अंदर ही एक कमरा होता है और उस कमरे में ही आपको सब कुछ करना होता है, चाहे वॉशरूम यूज करना हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, एवरीथिंग यू आर सपोज टू डू देयर। मतलब एक अंधेरे बंद कमरे में जिसमें लाइट नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई वेंटिलेशन, सनलाइट कुछ भी नहीं है, ऐसे मतलब हल्की थोड़ी बहुत लाइट उस कमरे में आ रही होगी, ठीक है, ऐसे कमरे में आपको कुछ दिनों के लिए बंद करके रख दिया जाता है। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, लेकिन थोड़ी सी इनह्यूमन टाइप की पनिशमेंट मानी जाती है। इनफैक्ट कई देशों में ये पनिशमेंट अलाउड भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको गलत माना जाता है ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए ये पनिशमेंट हर व्यक्ति को नहीं मिलती। ये सिर्फ तभी मिलती है आपको जब आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया होता है भारतीय न्याय संहिता में, और या फिर जैसे अजमल कसाब टाइप के लोग, जब आपने कोई बहुत बड़े लेवल का अपराध किया है और बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी, बहुत ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगर आपने लोगों के साथ दिखाया होता है, तब आपको मिलती है सॉलिटरी कंफाइनमेंट की सजा। तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको सेक्शन नंबर 11 में बताया है। तो यहां पे देखो पहली लाइन क्या कह रही है कि अगर किसी पर्सन को किसी ऐसे अपराध के लिए कॉन्विक्ट किया जाता है, दोषी किया जाता है, और हम उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कब मिलता है, सिर्फ तब मिलता है जब आपने कोई सीरियस अपराध किया होता है। छोटे मोटे अपराधों में, छोटे मोटे ऑफेंसेस में या पेटी ऑफेंसेस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं मिलती है। जब आदमी कोई बड़े लेवल का अपराध करेगा तभी उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी। तो मान लो आपने कोई अपराध किया है जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही सीरियस लेवल का क्राइम है, उसके लिए हमने आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। तो मतलब जो व्यक्ति जेल में सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट मिल ही नहीं सकता।
फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जज ने सजा देते समय तुमको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई होनी चाहिए। आप जो जेल है उसके अंदर में क्या कर रहे हैं? रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब वो जो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा तुमको मिली है उसमें से कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे? तुम्हारा सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कटवाएंगे। कुछ समय के लिए हम तुमको उस कमरे के अंदर में बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली चीज तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह ध्यान रखनी है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट किसी भी हाल में 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों किया गया है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट कोई बहुत अच्छी पनिशमेंट नहीं मानी जाती है। बहुत सारे देशों में इनफैक्ट ये अलाउड भी नहीं है, क्योंकि इसके बहुत बुरे असर लोगों के ऊपर देखे जाते हैं। जब आप किसी पर्सन को एक बंद कमरे में कुछ दिनों के लिए डाल देते हो, जहां पे ना वो किसी से बात कर पा रहा है, ना वो कुछ बाहर की दुनिया को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो लोगों के जो है दिमाग पे असर पड़ जाता है, लोग पगला जाते हैं, लोग मेंटल हो जाते हैं। एंड दैट इज बाय बहुत ज्यादा समय तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट देना अलाउड नहीं किया जाता है, चाहे अजमल कसाब टाइप का ही आदमी क्यों ना हो, चाहे बहुत ज्यादा खूंखार क्रिमिनल ही क्यों ना हो, ठीक है। 3 महीना इज द मैक्सिमम सॉलिटरी कंफाइनमेंट जो आपको यहां पे दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, सॉलिटरी कंफाइनमेंट कितनी सजा पे कितना मिल सकता है ये भी आपको सेक्शन के अंदर में बताया गया है। तो मान लो कि जो आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा मिली है, यहां पे इंप्रिजनमेंट लिखा है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, क्योंकि सिंपल में नहीं मिलता सॉलिटरी कंफाइनमेंट। तो अगर आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा मिली है जो कि मैक्सिमम 6 महीने तक की है, तो ऐसे में जो आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट है वो मैक्सिमम 1 महीने का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर जो आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा मिली है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच की है, मतलब 6 मंथ टू 12 मंथ, ठीक है, 6 महीने से 1 साल के बीच की है, तो जो आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट है वो 2 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, वो 2 महीने से अधिक का नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरा यहां पे क्या है? तीसरा है कि अगर आपका जो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज्यादा का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो ऐसे में आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है। मतलब किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट जो है वो 1 साल से ज्यादा का नहीं दे सकते। 1 साल से ज्यादा का सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 12 के ऊपर। अब सेक्शन नंबर 12 जो है वो बेसिकली आपको यह बताता है कि जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है वो देना किस तरीके से होता है। मैंने इसको सिंपल समझने के लिए, सिंपल कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं इसको 3 रूल्स में बांट के पढ़ती हूं, तो सेक्शन नंबर 12 जो है वो समझने में आसान हो जाता है। देखो, सेक्शन नंबर 11 आपको सिर्फ इतना बताता है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट कब कितना दिया जा सकता है। कब आप 1 महीने का दे सकते हैं, कब आप 2 महीने का दे सकते हैं, कब आप 3 महीने का दे सकते हैं। लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट एग्जैक्टली दिया किस तरीके से जाता है, उसको इंप्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, इसका जवाब सेक्शन नंबर 12 आपको देता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर में इन्वॉल्व है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यहां पे सुनिएगा। देखो, रूल नंबर 1 क्या है? आप किसी को 3 महीने का सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपकी 3 महीने की है, लेकिन एक बार में, ठीक है, एक बार में किसी भी पर्सन को 14 दिन से ज्यादा के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, मैक्सिमम सॉलिटरी कंफाइनमेंट 3 महीने का हो सकता है, लेकिन एक बार में आप किसी को 14 दिन ही उस कमरे में बंद करके रख सकते हो। मान लो देयर इज अ पर्सन ए, इसको तुम सॉलिटरी कंफाइनमेंट की सजा देना चाहते हो, और मान लो तुम इसको 3 महीने की सॉलिटरी कंफाइनमेंट की सजा देना चाहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 3 महीना जो है वो उठा के तुमने उसको बंदी कर दिया। 3 महीने तक कंटिन्यूस वो एक कमरे के अंदर में बंद बैठा हुआ है, कमरे के अंदर में कैद बैठा हुआ है, पागल हो जाएगा वो, नहीं कर सकते, ये इनह्यूमन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो इसलिए ठीक है, आपको उसको 3 महीने का सॉलिटरी कंफाइनमेंट देना है, दो, लेकिन ब्रेक्स में दो, टुकड़े टुकड़े बना के देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार में आप उसको क्या कर सकते हैं, 14 डेज तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हैं, ठीक है, रख दिया 14 डेज सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। अब क्या करना है, रूल नंबर 2,
कि जितना समय आप किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रखोगे उतना ही बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक भी देना पड़ेगा। अगर तुमने किसी को 14 दिन तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा है, जैसे ही 14 दिन खत्म होंगे तुमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा उस कमरे से, और फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, 14 डेज का गैप देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा। मतलब 14 डेज वो आदमी अब बाहर रहेगा, वो 14 डेज वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं जाएगा। फिर से अब आपको उसको अगर सॉलिटरी कंफाइनमेंट देना है तो जब ये 14 दिन खत्म होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में फिर से भेज सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 क्या है, जितने दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट उतने ही दिन का गैप, उतने ही दिन का ब्रेक भी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम इसको 14 डेज के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज सकते हो, लेकिन फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें उसको जेल के बाहर निकालना पड़ेगा, 14 डेज रुकना पड़ेगा, फिर तुम उसको 14 दिन जेल के अंदर में भेज सकते हो। ये बेसिक रूल है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे वाले रूल पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 आपका ये कहता है कि जो आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट है एक महीने में 7 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब ये क्या नाटक है, मतलब एक आप कह रहे हो कि एक बार में 14 दिन का दे सकते हैं, जितने दिन का देंगे उतने दिन का गैप भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या है कि एक महीने में 7 ही दिन का दे सकते हैं। ठीक है, एक महीने में 7 ही दिन का दे सकते हैं। अब यहां पे देखो इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम इसको मैथ्स के कैलकुलेशन से, वेट, इसको मैं मैथ्स के कैलकुलेशन से आपको इस तरीके से समझाती हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा तीनों रूल्स जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। मान लो ए है, इसे हमको 3 महीने के सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजना है, तो हम 3 महीना इकट्ठा तो भेज नहीं सकते, रूल नंबर 1 आ जाएगा कि एक बार में 14 ही दिन भेज सकते हो। ठीक है, तो हम उसी अप्रोच पे चल रहे हैं, हम एक बार में इसको 14 दिन के लिए जो है सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजेंगे, रूल नंबर 1। अब लेकिन रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक महीने में 7 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको उठाना पड़ेंगे 2 महीने। 2 महीने मतलब कि हमें ये 14 डेज को ब्रेक करना पड़ेगा। आप उठाओगे एक महीने का एंड और आप उठाओगे दूसरे महीने का स्टार्ट। मतलब अगर मुझे ए को 14 दिन के लिए एक बार में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजना है और एक बार में मैं उसको 7 ही दिन के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे सकती हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 महीनों को उठाना पड़ेगा, एक महीने का एंड और दूसरे महीने का स्टार्ट। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे पहले जुलाई के लास्ट से, मान लो जुलाई में आपके 31 जितने भी डेज होते हैं, ठीक है, जुलाई में, तो मैं उठाऊंगी जुलाई के लास्ट के 7 दिन। वो 7 दिन से मैं यहां पे क्या करूंगी, मैं जो है ए का सॉलिटरी कंफाइनमेंट यहां पे स्टार्ट कर दूंगी, राइट। तो जुलाई के जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, रूल नंबर 3 पूरा हो गया। एक महीने में 7 ही दिन दिया है हमने उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट, उससे ज्यादा तो दिया नहीं। ठीक है, और यहां पे जो अगस्त का महीना स्टार्ट होगा, उसके अगस्त के जो स्टार्टिंग के 7 दिन होंगे, वो भी ए का क्या हो जाएगा, 7 दिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट में निकल जाएगा। तो इससे बेसिकली क्या हुआ, हमने तीनों रूल्स फॉलो कर लिए। रूल नंबर 1 क्या था कि 14 दिन से ज्यादा का नहीं देना है, तो नहीं दिया हमने 14 दिन से ज्यादा का, हमने दिए जुलाई के 7 दिन, अगस्त के 7 दिन, 14 डेज पूरे हो गए, उसके बाद हम ए को बाहर निकाल लेंगे। रूल नंबर 2 क्या है कि जितना सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया उतना ही गैप देना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 अगस्त को जब ए निकल के बाहर आएगा, हम उसको उसके बाद ब्रेक दे देंगे, गैप दे देंगे, नहीं भेजेंगे उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। और रूल नंबर 3 क्या है कि आपको एक महीने में 7 ही दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट देना है। तो हमने जुलाई में 7 ही दिन दिया है और उसके बाद अगस्त में 7 ही दिन दिया है, तो रूल नंबर 3 भी हमने यहां पे पूरा कर लिया। तो ये तरीका होता है सॉलिटरी कंफाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने का। ये आपको सेक्शन नंबर 12 के अंदर में बताया है। तो सेक्शन नंबर 12 कुल मिला के इन 3 रूल्स के बारे में आपको बताता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 कुल मिला के इन 3 रूल्स के बारे में आपको बताता है। रूल नंबर 1 आपका क्या है, रूल नंबर 1 इज कि जो आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट है एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2 इज
कि जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसमें आपको गैप रखना पड़ेगा, कितना, जितने दिन का दिया कन्फाइनमेंट उतने दिन का गैप। और रूल नंबर 3 ये है कि एक महीने में 3 दिन से एक महीने में 7 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो अगर तीनों रूल्स को फॉलो करना है तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आप यहां पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यहां पे आपको जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है। तो जनरल एक्सेप्शंस हम कल स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 14 से। बाकी बिफोर आई एंड द क्लास, यहां पे बिफोर आई एंड द क्लास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि अगर आप में से कोई भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह अगर करना चाहते हो, सो यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल स्किल इनहैंसिंग कोर्सेज हैं जो कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपको ऑफर करता है। तो चाहे जुडिशरी हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे आप अगर ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम, हर कोर्स की तैयारी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपको करवाता है। तो किसी भी कोर्स या बैच को अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, इधर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन विजिट द मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल क्लास होगी शाम को 4 बजे, प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट अगर आज की आपकी मिस हो गई थी तो।